इधर आ जाइए, हम साइड में खड़े रह के बात कर लेंगे तो ये दिखेगा सबको। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुला के इतनी इज्जत दी। और जब गणेश जी ने बोला कि भाई 104 गाने गाएंगे नॉन स्टॉप, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैं थोड़ी देर से आया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो यूफोरिया मैंने देखा यहाँ पे सब लोगों का गाते हुए, तो मैंने हमारे एक उनको मैडम को पूछा कि ये सब प्रोफेशनल सिंगर्स है या क्या है, शौक से गाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा गाया इन लोगों ने कि जो स्पिरिट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सब लोगों को उस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि 104 गाने। और मैंने सच कहता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर देव साहब यहाँ होते तो उनकी आंखें नम हो जाती है देख के कि इतना प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं यहाँ किसी कारण से ना आ पाता तो ये मेरा पर्सनल लॉस होता। आप क्या जानना चाहते थे सर? आपकी पहली मुलाकात देव साहब के साथ कैसे रही, कैसे हुई और रिश्ता कैसे? मैं देखिए ऐसे स्टार स्ट्रक नहीं था कभी भी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी को आइडलाइज करते हैं तो उस इंसान में वो सब्सटेंस होना चाहिए जो हमको इंस्पायर करे एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी। तो मैं को बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई वढ़ाई ठीक नहीं करता था, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती थी कि ये पढ़ता नहीं है, कभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ठीक है, चल रहा था जैसे तैसे। फिर एक बार मैंने बचपन में ही काला बाजार पिक्चर देखी थी देव साहब की, और नहीं उससे पहले क्या हुआ, एक्सीडेंटली मेरे कोई रिलेटिव ने मुझे फटूश पिक्चर दिखाई थी ले जाके। तो उसमें एक वो ह्यूमनस गाना है, देने वाला जब भी देता दूरबीन से ताड़ के देता। तो वो ऐसे चाइल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना, और वो एक्टर जो था वो मेरे दिमाग में घुस गया। फिर मैंने काला बाजार जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो एक्टर मुझे पसंद है वो भी इसी बात का अफसोस करता है स्टोरी के हिसाब से कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की जिंदगी में। तो वो अपनी माँ को कोसते हैं कि मुझे तूने पढ़ाया क्यों नहीं। फिर वो किसी तरह अगला सीन दिखाते हैं कि सड़क पे लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी बहुत सारी किताबें लेके बैठा है, तो उसको जाके कहते हैं कि भाई तू मुझे पढ़ाएगा। तो वो बोलता है इस उम्र में पढ़ना है, यहाँ का अंधेरा दूर करने। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक हुई कि शायद पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने कैसे जैसे ग्रेजुएशन मेरा हुआ अच्छे से, फिर देव साहब के इंटरव्यूज़ पढ़ने शुरू किए मैंने। तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, मैगजीन्स वगैरह खरीद नहीं सकते थे, तो वो बार्बर शॉप में जब हजाम किया जाते थे बाल कटवाने, तो उधर वो फिल्म फेयर और वो सब पड़ी रहती थी, मायापुरी, तो वो सब बैठे बैठे पढ़ते थे। जब उनमें इंटरव्यू दिखता था कोई तो पढ़ते ही रह जाते थे। वो हजाम बोलता था तुम्हारा नंबर आगे आ जाओ, तो मैं बोलता था तू किसी और के काट ले, मैं पढ़ रहा था। तो और फिर जब ऐसे लगता था कि नहीं कुछ हो नहीं सकता है तो वो पढ़ना ज़रूरी था, मैं पन्ना फाड़ के जेब में रख लेता था मैगजीन का। तो उनके इंटरव्यूज़ और उनकी बातों ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे। और इंटरव्यूज़ में वो हमेशा यही कहते थे कि इंसान को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और जो लोग डिमोरलाइज करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और वो ये कहते थे कि अगर किसी को मारना है तो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दो, वो इंसान खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है उसको दुश्मन ही समझो, ऐसा वो मानते थे। किसी का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी, तो वो पढ़ के समझ के मुझे लगा इस इंसान से मिलना ज़रूर चाहिए। तो ग्रेजुअली मैं शेयर बाज़ार में सेटल हुआ। शुरू के 10 साल नौकरी की थी 9 to 6। और जब इंसान के पास जॉब करते हैं थोड़ा लो प्रोफाइल होता है तो वो हिम्मत भी नहीं होती किसी से मिलने की, और थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। फिर धीरे धीरे मैं बिजनेस में जब शिफ्ट हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया, कुछ एक्सपोजर भी दुनिया का देखा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि देव साहब से मिलना चाहिए। तो मेरा एक कजिन इंदौर से आता था, वो प्लेबैक सिंगर लोगों से बड़ी बात करता था। तो मैंने उसको बोला तेरे को ये नंबर कहाँ से मिलते हैं इन लोगों के? तो बोला एक डायरेक्टरी आती है। तो मैंने बोला उसमें देवानंद के नंबर होंगे? बोले हैं। तो मैंने बोला वो डायरेक्टरी मेरे को भेज। तो उसने इंदौर से 2 दिन बाद भेजी।
तो मैंने उसमें रात को 9 सवा 9 आया था घर पे, तो मैंने फटाफट देखा तो लैंडलाइन नंबर था उनका, वो खुद फ़ोन उठाते थे, ये तो सभी जानते थे। तो 9:15 बजे फ़ोन किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया, मैंने बोला देवानंद साहब से बात करनी है। तो मैंने उसको ये कहते हुए सुना कि सर आपका फ़ोन है। तो वहाँ से आवाज़ आई, पूछो कौन है। तो मैंने कहा मैं मोहन बोल रहा हूँ। तो सर किसी मोहन का फ़ोन है। तो बोले कहो आधे घंटे बात करें। तो बोले आप आधे घंटे बात करिए। तो मैंने कहा 9:15 तो अभी बज रहे हैं, 9:45 10 बज जाएंगे क्या, मन में सोचा ठीक रहेगा। फिर भी मैं तो खड़ी देखते रहा, मैंने बोला आज तो फ़ोन करना ही है। 9:45 10 बजे फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया फ़ोन और उनकी टिपिकल स्टाइल में बात की उन्होंने मुझसे। तो मैंने कहा भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बोले मैं अभी बिज़ी हूँ, अगले हफ्ते फ़ोन करना। अगले हफ्ते फिर फ़ोन किया, फिर मैं मोहन बोल रहा हूँ। कौन मोहन? मैंने पिछले हफ्ते सर आपको फ़ोन किया था, आप बोले अगले हफ्ते करना। अभी 3-4 दिन में और बिज़ी हूँ, तो वीकेंड पे करना। तो एक दिन मैंने सोचा ये डाल रहे हैं बार बार, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं कोई स्ट्रगलर हूँ, कोई पिक्चर में काम चाहिए और तंग कर रहा हूँ। फिर मैंने दिमाग को प्लान करके, और मुझे ये पता था कि पूना से आए हैं, तो मैंने सोचा मैं यही बोलूँगा मैं पूना से ही आया हूँ आपसे मिलने, ताकि थोड़ा इमोशनल एंगल बनेगा। तो फिर जब मैंने अगली बार फाइनल कॉल किया, मैंने कहा देखिए मुझे फिल्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आपसे बस मिलना है एज अ फैन, और आप मिल लें तो अच्छा है, मैं वेट कर रहा हूँ कब से। तो बोले आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं पूना रहता हूँ। तो आप कब जाना चाहते हैं? मैंने बोला आप मिलोगे उसके बाद ही जाऊँगा। तो बोले अच्छा कल 2 बजे आ जाओ। अब अगले दिन हम लोगों का तो शेयर मार्केट चालू है, मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए शेयर्स खरीदता बेचता था। अब मैं मेरे क्लाइंट्स को ये बोलूँ कि आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, देवानंद से मिलने जा रहा हूँ, तो अनप्रोफेशनल लगता है। तो मैंने उसी दिन बीमार होने का बहाना कर लिया कि मेरी तबीयत खराब है, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो अगले दिन गया देव साहब से मिलने। तो टाइम के बहुत पंचुअल होते थे देव साहब, 2 बजे तो 2 बजे। तो जाके मिला तो जैसे आम फैंस बोलते हैं, मैंने गाइड देखी, मैंने ज्वेल थीफ देखी, मैंने ये देखा वो देखा, ओके ओके ठीक है करके फिर वो पहली मुलाकात हुई हम लोगों की। फिर उसके बाद में इन बिटवीन महीने 1.5 महीने की गैप से मिलते रहता था। फिर उनको पता नहीं सडनली रियलाइज हुआ कि भाई इस इंसान को अपने से कुछ चाहिए नहीं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रेजुअली उनको अच्छा लगने लगा, फिर वो बोले तुम मुझसे मिलने आया करो। तो ऐसे करके वो दोस्ती काफ़ी लंबी गई। तो उनके गुजरने तक मैं उनके साथ था और मैं रोज़ मिलता था उनको, सैटरडे संडे भी मिलता था। अब सर जी, सबके दिलों का एक सवाल, फिल्म इंडस्ट्री में देव जी बहुत हैंडसम थे, यहाँ तक कि धर्मेंद्र जी भी हैंडसम रहे, लेकिन खुद हेमा जी ने कहा है कि देव साहब के साथ काम करते हुए मैंने उनके जैसा हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा। ये हेमा जी का है कहा हो। और उसके बाद बहुत सारी हीरोइंस, सुरैया से लेकर जीनत अमान तक उनके साथ काम कर चुकी हैं, और फिल्म इंडस्ट्री तो इसके बारे में बहुत बदनाम है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि देव जी का रवैया इन हीरोइंस के साथ कैसे था? देव साहब औरतों का बहुत सम्मान करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब गाड़ी का दरवाज़ा तक खोलते थे, बिठाने से पहले जी करके बात करते थे, और कैरेक्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डिसिप्लिन्ड थे। वो बोलते थे कि मतलब औरतों की इज्जत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कभी भी इंसान को, अगर उनको इज्जत नहीं दे सकते हो तो उनको बेइज्जत मत करो। और आज तक मैं ये एविडेंस दे सकता हूँ, उनके साथ की हुई कोई भी हीरोइन आप देखो टेलीविजन पे जब भी बोलती है वो रो पड़ती है, इतना अच्छा बोलती है उनके बारे में। तो देव साहब का एक जिंदगी का उसूल था कि वी शुड बी रिमेम्बर्ड विद स्माइल, कि हम जब ना भी रहें और हमारे बारे में कोई नाम ले तो कोई मुस्कुरा के बोले नहीं बहुत अच्छा आदमी था। तो वो एक वेल्थ होता है, ऐसे नहीं कह रही वो तो बदमाश था, नालायक इंसान था, एक्सप्लॉइट करता था। और फिल्म इंडस्ट्री तो फेमस है एक्सप्लॉइटेशन के लिए। वहाँ के लोग इतने शैलो लगे मुझे, मैं पर्सनली कहना नहीं चाहता, लेकिन जो अगर पैसा और फेम इस कॉस्ट पे आता है तो बेटर नॉट हैव इट। और ये सब पुरानी स्कूल के लोग थे जो बहुत अच्छे लोग थे। तो अभी
का तो मैं आउट ऑफ टच हूँ। 2011 में जब से वो गुजरे तब से मेरा तो कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, वरना 2011 तक मैंने सब कुछ हैंडशेक डिस्टेंस से देखा है उनके साथ। आपने डिसिप्लिन की बात करी तो एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। जब ये प्रोग्राम का हुआ तो मैंने सोनटक के सर से पूछा ये प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ, तो आमतौर पर लोग कहते हैं हाँ 8 साढ़े 8 बजे। उन्होंने कहा 8:16 पे खत्म, और वो उसी वक्त पे खत्म हुआ। तो ये एक मुझे जोड़ना जरूरी लगता है। एक सवाल छोटा सा जो मैडम ने पूछा उसी से जोड़ते हुए, फिल्म इंडस्ट्री और एक चीज़ के लिए बदनाम है, वो है पैसों के लिए। मतलब जो नए कलाकार होते हैं या जो स्ट्रगलर्स होते हैं या बहुत सारे, उनको पैसे के लिए हाँ किया जाता है, लेकिन एक्चुअली पैसे नहीं दिए जाते, या दिए जाते हैं तो बहुत कम दिए जाते हैं। तो इसके मामले में देव साहब कैसा रुख था उनका, किस तरह से उनका बर्ताव रहता था आर्थिक मामलों में? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। और जनरली फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि भाई ये आदमी पिक्चर क्यों बना रहा है, पिक्चर ये फेल हो रही है, फेल पे फेल हो रही है, तो जनरली लोगों को लगता है कि फाइनेंसर्स को डुबा दिया। अब पिक्चर ही फेल हो गई, बोलेंगे पैसे नहीं है, तो फाइनेंसर क्या कर लेगा। लेकिन देव साहब ने जिंदगी में किसी की चाराना भी कभी नहीं दिया, चवन्नी भी नहीं की, हमेशा अपने पैसे से बनाते थे पिक्चर। और वो बोलते थे कि मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाता, मैं अपने पैसे से होली खेलता हूँ। कामयाब होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो देर से लोगों को समझ आएगी। जैसे गाइड पिक्चर बनी थी, तो गाइड पिक्चर समझ में ही नहीं आई किसी के, सुपर फ्लॉप, मतलब खाली हाउसेस जा रहे थे। अब वो पिक्चर इतनी अहेड ऑफ टाइम्स थी कि नहीं समझा। ये लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हाई फ्लोन थॉट्स के थे कि लोगों को समझ देर से आती थी। गाइड की स्क्रीनिंग रखी थी देव साहब ने, जिसमें उस वक्त के सारे टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आए थे, प्राइवेट स्क्रीनिंग। जब पिक्चर खत्म होके गए सब लोग, तो देव साहब दरवाजे पे खड़े थे गोल्डी साहब विजय आनंद के साथ, तो एक एक से हैंडशेक कर रहे थे, तो सबके ब्लैंक फेसेस थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो देव साहब ने अपने भाई गोल्डी साहब को बोला कि यार ये क्या बनाया हम लोगों ने, इनको कुछ समझ ही नहीं आया। तो गोल्डी साहब बोले जब समझ आएगा तो ये पिक्चर उतरेगी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उसी साल बारिश देर से आई, बारिश हुई नहीं थी, तो गाइड ने पब्लिसिटी की, गाइड प्रेज फॉर रेन, क्योंकि पिक्चर में भी रेन से लेना देना था। फिर जब बारिश हुई तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो एक अच्छा टैग था पब्लिसिटी का। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने देखा उसका स्पिरिचुअल एंगल ये वो, तो तब वो पिक्चर फिर जाके लैंडमार्क फिल्म बनी, लेकिन तब नहीं थी। तो उसी तरह देव साहब जब पिक्चरें बनाते थे तो हमेशा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट लेते थे। जैसे काला बाजार बनाई ब्लैक मार्केटर्स पे, टैक्सी ड्राइवर बनाई टैक्सी ड्राइवरों की लाइफ को लेके, फिर ये तेरे घर के सामने नेबर्स के साथ जो झंझट होते हैं उसको लेके बनाई, फिर ये देश परदेश बनाई इलीगल इमिग्रेशन पे जो आज तक रैम्पेंट है, फिर हरे राम हरे कृष्णा ड्रग्स पे बनाई, फिर सेंसर पे पिक्चर बनाई, स्वामी लोगों पे स्वामी दादा बनाई। तो वो बोलते थे नई आइडिया मिली तो उसके ऊपर मैं पिक्चर बनाता हूँ। लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम ये होता था कि उनका एक मिक्सिंग स्टूडियो था, आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, उस पे सारी पिक्चरों का टेक्निकल काम होता था, तो उससे अर्निंग अच्छी होती थी। और दूसरी नवकेतन की करीब 36 पिक्चर्स सैटेलाइट पे टीवी पे इधर उधर, तो उनके राइट्स के उनको बहुत पैसे आते थे, तो उसमें से वो अपना पिक्चर बना लेते थे। जैसे एक बच्चा एक खिलौने से खेलता है, तो वैसे वो उनके लिए एक दिमाग को और खुद को ऑक्यूपाई करने का एक जरिया था। तो अपने ही पैसे से बनाते थे। उससे कनेक्टेड मैं किस्सा बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत मतलब हिला दिया मेरे को एकदम से। जनरली ये फिल्म वाले क्या करते हैं कि जब पिक्चर कंप्लीट होती है उसके बाद हिसाब करते हैं सबके। तो एडलैब्स के ओनर रहे हैं मनमोहन शेट्टी, उनको करीब 38 लाख हम लोगों को देने थे। वो पिक्चर धुलवाई थी और लगाई थी, तो पिक्चर रिलीज हुई, पिक्चर नहीं चली। देव साहब ने बोला ये तू चेक ले जा और बिल ले जा उनका, और ये 38 लाख है उनको दे देना, और उनसे ये बिल्कुल मत कहना कि कुछ कम कर दीजिए, हमारी पिक्चर नहीं चली ये वो। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे भेजा, मैं गया शेट्टी साहब के पास, मैंने बोला भाई आपका हिसाब करने आया हूँ।
बोले यार कैसा आदमी है ये देवानंद, मतलब हम जिनकी पिक्चर हिट होती है वो इधर फ़ोन नहीं उठाते और इनकी पिक्चर बिल्कुल नहीं चलती तो ये टेबल पे पैसे भेजते हैं। तो मैंने बोला आप हिसाब मंगवाइए। तो हिसाब मंगवाया उन्होंने, तो मैं 38 लाख का चेक लिखने अमाउंट भरने जा रहा था, चेक तो साइन किया हुआ था। वो बोले रुक जाओ 2 मिनट। फिर वो अंदर गए, वापस 5 मिनट बाद बाहर आए तो बोले कि तू ऐसे कर, इसको 28 लाख का बना। मैंने बोला मुझे पार्ट पेमेंट नहीं देना है, पूरा देना है। बोले मैं पूरा ही ले रहा हूँ, लेकिन इस इंसान का जिसका एक भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है, मेरा कॉन्शियस बाइट करता है। तो मैं जो डेड मिनिमम कॉस्ट है मैं वही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मतलब मैंने ज़रा भी प्लीड नहीं की, लेकिन देव साहब की शख्सियत और उनकी इज्जत इतनी ज़्यादा थी कि सामने वालों को गिल्ट फील हुआ। तो वो उस तरीके के इंसान थे। और दूसरा, वो हमेशा बोलते थे मेरी पिक्चर चले ना चले, मेरा जो क्रू है उनका चौका चूल्हा घर पे चलता है, तो वो भी एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं सबको, तो वो उनकी सोच होती थी। तो इस तरह से वो काम करते थे कि घर पे ऑफिस में बुला के ज़बरदस्ती पैसे दे देते थे कि लोग सामने से आते नहीं थे, बोलते थे पिक्चर नहीं चली तो कैसे पैसे मांगे, कोई थोड़ा बाकी भी हो तो। लेकिन वो बोलते थे नहीं, तुमने काम किया, तुम अपने पैसे लो, मेरी पिक्चर चले नहीं चले वो मेरा लुकआउट है। तो इस तरह से वो पे मास्टर थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए फिर एक बार। मोहन सरांचं प्रीती मॅडम स्वागत करते। थँक्यू। ह्या गाण्याच्या प्रोग्राममध्ये आवश्यक होतो देवसाहेबांचे आपण गाणे गायले, देवसाहेब काय होते हे त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीकडनं जाणून करून घ्यायची गरज होते। आता आपला